Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself, Muhammad Usaid Rehan, and you're watching Study with Usaid. Last time, we have studied Golgi complex and lysosomes, and we have also elaborated the sequence of a cycle that starts from the protein synthesis in ribosomes, then smooth endoplasmic reticulum, and then Golgi apparatus, and then they turn into primary lysosomes, which are actually secretory vesicles budded off from maturing phase of Golgi apparatus. Later on, we call these secretory vesicles primary lysosomes as they contain certain acid phosphatase and hydrolytic enzymes. So today we are going to discuss vacuole and mitochondria. Only two organelles, vacuole and mitochondria, different types of vacuole and how their morphology differs in plants and animals. तो शुरू करते हैं, वैक्यूल है क्या? क्या है वैक्यूल? इसका जो रोल, सही वाला रोल है ना बच्चों, बहुत ज्यादा डिफाइंड रोल इसका प्लांट्स के अंदर है। एनिमल्स के अंदर भी नो डाउट रोल है इसका, मगर प्लांट्स के अंदर एक मोर डिफाइनिंग रोल है। अच्छा जी, these are basically large vesicles originate from endoplasmic reticulum and Golgi complex. वैक्यूल होते क्या हैं? ये लार्ज वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स, और ये कहां से बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मैच्योरिंग फेज से एक्चुअली एक बड़ा सेक्रेटरी वेसिकल, वहां से वो बड़ी डॉट होता है, एक बड़ा वाला सेक्रेटरी वेसिकल जो लेटर ऑन वैक्यूल में चेंज हो जाता है। क्या वैक्यूल के पास राइबोसोम या डीएस सर्कुलर डीएनए होता है जिस तरह के प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्या वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है? बिल्कुल होती है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है? वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। नंबर 2 पॉइंट, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, दोनों के अंदर पाया जाता है, मगर मॉर्फोलॉजी यानी कि फॉर्म डिफरेंट होगी। एनिमल्स के अंदर किसी और तरह पाया जाएगा, प्लांट्स के अंदर किसी और तरह पाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, वैक्यूल का डिफरेंट रोल है एनिमल और प्लांट के अंदर। तो जो उसको रोल सूट करता है प्लांट के अंदर, वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट के अंदर पाया जाएगा। अच्छा, एनिमल्स हैव स्मॉल बट न्यूमरस वैक्यूल्स। एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं मगर बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर एक ही सिंगल वैक्यूल होता है और वो लार्ज होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। यानी कि एनिमल्स के अंदर छोटे होंगे और बहुत ज्यादा होंगे, प्लांट्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होगा जो कि सेंट्रलाइज्ड होगा, दरमियान में होगा। प्लांट सेल के दरमियान में न्यूक्लियस नहीं होता, प्लांट सेल के दरमियान में वैक्यूल होता है। इसी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे की तरफ धकेल दिया जाता है। अच्छा बच्चों, लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म। लार्ज वैक्यूल बना कैसे? बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स जो थे प्लांट सेल के अंदर, उन्होंने आपस में कोलिशंस कर दिया, वो आपस में मिल गए, कंबाइन हो गए, फिर उन्होंने एक लार्ज वैक्यूल बनाया। ये यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे ऐसी वैक्यूल की शेप कंसीडर की है मैंने कि वैक्यूल तकरीबन ऐसा होता है, तकरीबन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, तो इसकी एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को मैं कहूंगा टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इसका नाम मुख्तलिफ क्यों है? इसका नाम मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इसका फंक्शन आम सेल मेम्ब्रेन जैसा नहीं है। मतलब कि टोनोप्लास्ट जो है, इसके अंदर क्या होंगे? एक्टिव पंप्स होंगे, एक्टिव पंप्स। ये एक्टिव पंप्स क्या करेंगे? ये पानी को सेल के बाहर भी एक्टिवली यानी कि उसको भेज सकते हैं और सेल के अंदर भी लेके आ सकते हैं, टर्जिडिटी या रिजिडनेस प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट सेल के अंदर ये एक्टिव पंप्स हैं। यानी कि एटीपी देकर या एक्टिवली ये वाटर को इनटेक करते हैं इनटेक ऑफ वाटर। अच्छा, फंक्शंस क्या है वैक्यूल के? वैक्यूल का जो फंक्शन है वो एक्चुअली वैक्यूल की टाइप पे और वैक्यूल किस सेल के अंदर या किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है।
मतलब कि अगर तो वैक्यूल फैगोसाइटोसिस के जरिए जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा, यानी कि सॉलिड इनटेक इनटू सेल, किसी भी सॉलिड मटेरियल का सेल के अंदर आना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। उसके जरिए अगर वैक्यूल आएगा खुराक लेगी सेल की, तो उसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मर्ज करेगा या मिंगल करेगा या कंबाइन करेगा और प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर, बिकॉज फ्रेश वाटर प्रोटोन्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो कि एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। इसकी वजह से वाटर जो होता है वो कंटीन्यूअसली उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। अब एक्सेस ऑफ वाटर को सेल ने तो अपनी बॉडी से निकालना है, वरना तो सेल का काम नहीं चल सकेगा। अब सेल क्या करता है? सेल इस स्टोनोप्लास्ट की मदद से एक्सेस ऑफ वाटर को एक्टिवली पंप करता है, बाहर को निकाल देता है इस स्टोनोप्लास्ट की मदद से। तो उन वैक्यूल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं व्हिच पंप एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा एनवायरनमेंट है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट हर्बिवोर्स। जो यंग प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर जो वैक्यूल्स होती है उसके अंदर पॉइजनस मटेरियल होता है, यानी कि वैक्यूल्स ने पॉइजनस मटेरियल स्टोर किया हुआ है यंग प्लांट के सेल्स के अंदर। जैसे ही कोई हर्बिवोर यानी कि ऐसा एनिमल जो प्लांट्स को खाता है वो प्लांट से करीब आएगा, तो प्लांट्स उस पॉइजनस वैक्यूल से पॉइजन स्प्रेड कर देगा। जैसे ही वो पॉइजनस वैक्यूल पॉइजन स्प्रेड करेगा तो जो हर्बिवोर है वो प्लांट से दूर भागेगा। इस तरह प्लांट अपने आप को सेव करता है। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट का मतलब ये है कि वो पॉइजनस मटेरियल जो वैक्यूल स्टोर करता है उसकी मदद से प्लांट बच जाता है। नंबर 4, मेंटेन सेल टर्गर। सेल का जो टर्गर प्रेशर है या टर्जिडिटी ऑफ सेल मेंटेन करता है। कैसे? एक्टिवली इनटेक ऑफ वाटर, मतलब प्लांट्स के अंदर ये जो वैक्यूल है, इसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, ये एक्टिवली इनटेक करती है वाटर को, अपने अंदर ले लेती है। जब वैक्यूल के अंदर पानी आता है तो सेल जो है वो सख्त या टर्जिड या एक्सपैंड हो जाता है। ठीक हो गया। इसका एक तो फायदा ये है कि सेल एक्सपैंड्स विदाउट डिल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, यानी कि पानी जो था वो तो वैक्यूल के अंदर आया तो साइटोप्लाज्म तो डिल्यूट हुआ ही नहीं, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन वैसे की वैसे ही है। और नंबर 2, इसका फायदा क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है क्योंकि रिजिड हो जाता है। नंबर 3, रिजिडिटी। ये सेल को सख्ती प्रोवाइड करता है ताकि उसकी शेप बरकरार रहे और वो रिजिड रहे, सख्त रहे। नंबर 5 जो इसका रोल है वैक्यूल का, वो है स्टोरेज। बच्चों, बाज़ औक़ात वैक्यूल जो है ना वो इनऑर्गेनिक आयंस और मेटाबोलाइट्स को स्टोर करता है, यानी कि ये स्टोरेज का भी काम करता है वैक्यूल। अच्छा बच्चों, ये था वैक्यूल। और एक लास्ट बात, ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है ना ऐसे वैक्यूल के अंदर बेसिकली सेल सैप होता है। सेल सैप का मतलब है सेल का फ्लूइड होता है जिसको एक्टिवली इनटेक करता है या एक्टिवली पंप आउट करता है। ये है इसके सेल सैप और ये इसकी मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं, और ये एक्टिवली पंपिंग मेम्ब्रेन ये बाजार है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगल हो तो इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया? आल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, मगर क्योंकि उसने पहली दफा डिस्कवरी आइसोलेट किया इसलिए आल्टमैन ने इसका नाम रखा बायोब्लास्ट। मगर सी बेंडा एक साइंटिस्ट था जिसने 1898 में इस बायोब्लास्ट को इसका नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो किसने दिया? सी बेंडा ने। मगर इसको डिस्कवर या आइसोलेट किसने किया एज एन ऑर्गेनल? वो किया आल्टमैन ने। अच्छा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के वेरियस नेम्स हैं और जैसे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बैटरी ऑफ द सेल कहते हैं, फर्नेस ऑफ द सेल कहते हैं और जनरेटर ऑफ द सेल कहते हैं। ऐसा क्यों है? इन नामों से जाहिर है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी की सप्लाई करता है, एनर्जी देता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, बैटरी ऑफ द सेल, फर्नेस ऑफ द सेल, जनरेटर ऑफ द सेल कहते हैं।
इसके अलावा और दो चीजें मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको इंट्रासेलुलर पाथवे भी कहते हैं कि सेल के अंदर वो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और इसी तरह जो गोल्गी apparatus था उसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, जो चीज आती है वो पैक होकर गोल्गी apparatus के अंदर से जाती है, इसलिए वो एक तरह का पोस्ट ऑफिस है। और इसको और क्या नाम देंगे, यानी कि वो नाम इसके बारे में आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को वो नाम दिया जा सकता है जिसका काम एनर्जी सप्लाई करना हो, इसलिए हम कहते हैं जनरेटर ऑफ द सेल और बैटरी ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा और कौन से नाम किस ऑर्गेनल को दिए जाते हैं? तो बच्चों जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स पढ़ेंगे या क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट को नाम दिया जाता है किचन ऑफ द सेल। ये चीजें याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अच्छा, नंबर 3, इसका साइज और नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अगर तो मेरे मसल्स के सेल हैं और अगर मैं मसल से ज्यादा काम लेता हूं तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, अगर मैं मसल से कम काम लेता हूं तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होगी और साइज भी छोटा होगा। मतलब कि सेल जितना काम करता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही ज्यादा होंगे। नंबर 4, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, वैक्यूल कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल नहीं है, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। व्हाई? बिकॉज़ इट कंटेन्स सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसका जो सर्कुलर डीएनए होता है ना वो प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा होता है, और जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70 वेडबर्ग के होते हैं, 70 वेडबर्ग के। वेडबर्ग इज अ यूनिट एंड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻13, 70 वेडबर्ग के होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, डायमीटर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होगा, जबकि इसकी जो लेंथ है वो 1 to 4 माइक्रोमीटर होगी। बच्चों जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है तो हमें वेसिकल्स, रोड्स और फिलामेंट्स नजर आए, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तो उसने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है। मतलब ये तो लाइट माइक्रोस्कोप से पता चला, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहती है कि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स टाइप का है। अच्छा, अब देखते हैं उसका स्ट्रक्चर है क्या। Mitochondria is basically a double membranous organ. Double membranous organ. Its outer membrane is smooth. Outer membrane smooth होती है. Outer membrane smooth होती है. मगर एक चीज बताता चलूं कि इसकी outer membrane smooth तो जरूर है, मगर उसके ऊपर ना pores पाए जाते हैं. बड़े करके थोड़े से बना दूं, pores पाए जाते हैं. pores का मतलब सुराख. इनको हम porins कहते हैं. क्या कहते हैं? Porins. These are named as porins. क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ना ये भी सेल वॉल की तरह फ्रीली परमिएबल है। ये कहती है भाई साहब जिसने आना आ जाए, जिसने आना आ जाए। मगर ये जो पोरिन्स होते हैं ये एक डिफरेंस पैदा करते हैं। इसी तरह इसके अंदर और भी मुख्तलिफ किस्म के करियर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, जैसा हमने एक पढ़ा बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में जिसको हमने ग्लट का, जो ग्लूकोज को आने देता है या पाइरूवेट को आने देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और 2 एटीपी इसमें खर्च होते हैं इस ट्रांसपोर्ट। अच्छा बच्चों, इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है, इन फोल्डिंग्स बनाती है, ऐसे करें बालदार होती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो क्रिस्टल होती है यानी कि ये इन फोल्डिंग्स वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर बच्चों FO और F1 पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स? FO और F1 पार्टिकल्स। इन FO और F1 पार्टिकल्स में, या इनको हम सिंपली क्या कहते हैं, इनको हम एटीपी सिंथेस कहते हैं, जो कि एंजाइम है जो एटीपी सिंथेसिस में हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा बच्चों, ये इसके अलावा ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका, यानी कि क्रिस्टल के अंदर जो है ये है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना वो क्रिस्टल के ऊपर चलती है, मगर जो क्रेब्स साइकिल होता है वो मैट्रिक्स के अंदर होता है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो आपको ब्लैक कलर के बड़े डॉट नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं 70 वेडबर्ग के। इसके अलावा ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये डीएनए, सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया जैसा। अच्छा,
तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर। अब आएंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो बच्चों फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में नंबर 1 है साइट्स ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ी तो ग्लाइकोलाइसिस के अलावा ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल, these three takes place in mitochondria। ये माइटोकॉन्ड्रिया में थे। जो लिंक रिएक्शन हुआ वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हुआ, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स के अंदर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टे के ऊपर हुई। मतलब कि एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की जगह है माइटोकॉन्ड्रिया, वो जगह है जहां पर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। नंबर 2 हेल्प्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प आउट करता है। हाउ? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अ ह्यूज नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस। क्या चीजें? एंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस। इसलिए ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प आउट करता है। मसलन के कौन से हो सकते हैं? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ था? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज यूज हुआ, वो भी मैट्रिक्स के अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के। और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी जो एंजाइम्स या कोएंजाइम्स या इनऑर्गेनिक आयंस यूज होंगे वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होंगे। नंबर 3 एंड द लास्ट वन, एटीपी इज जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों ये जो एंजाइम है एटीपी सिंथेज यानी कि FO और F1 पार्टिकल, FO को जब हमने देखा तो वो एक डंडीनुमा चीज थी यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। F1 पार्टिकल जो था वो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर था, जो दीवार की नॉब, जो दरवाजे की नॉब होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर था। तो उनसे हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि एटीपी कैसे बनते हैं। तो लास्ट वन इसका फंक्शन यही है कि एटीपी इज जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इससे पता चलता है कि एटीपी अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं तो सेल को एनर्जी जो प्रोवाइड करती है ऑर्गेनल, कौन सी ऑर्गेनल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो बेसिकली इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट पावर हाउस, बैटरी, फर्नेस और जनरेटर ऑफ द सेल। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम प्लास्टर्स और न्यूक्लियस पढ़ेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।